हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनकी बेसिक से प्रिपरेशन दैट इज फाउंडेशन कोर्स, इनकी प्रिपरेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री में कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को कर रहे हैं। सबसे पहला हमने इसका वीडियो दैट वाज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कुछ तरह के जैसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड ये देखे थे। और आज का जो ये लेक्चर है ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा कोवैलेंट बॉन्ड को। कोवैलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट बॉन्ड है काफी, और ये हमारा जो पूरा कार्बन का जो केमिस्ट्री है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें काफी काम आता है। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है वो आपको बता दी जाए। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेंगे। हर लेक्चर के बेसिक से लेके अच्छे से थोड़ा सा एक हायर लेवल तक वो एक्सप्लेनेशन जाएगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की पीडीएफ मिलेगी, डीपीपी बोलते हैं जिसको। जिस दिन वीडियो रिलीज होगा उसी दिन ये डीपीपी की शीट अपलोड हो जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके नेक्स्ट डे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस का एक वीडियो आपको मिलेगा। ये वीडियो जो होगा ये नेक्स्ट डे, मतलब शीट के अपलोड होने के नेक्स्ट डे मैग्नेट ब्रेन्स की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जो कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार करेंगे। डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे जिसमें आप अपने डाउट्स अपने टीचर से लाइव इंटरेक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, यहाँ चैप्टर वाइज वीकली टेस्ट हुआ करेंगे जो आपको और बूस्टअप, आपके नॉलेज को, आपके कंसेप्ट को बूस्टअप करेंगे। गाइडेंस मिलेगा यहाँ पे आपको, पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, मतलब पूरा चैप्टर समराइज्ड फॉर्म में एक वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में होगा, जो कि आपको एक मतलब पावर पैक्ड वीडियो वो रहेगा जिसमें सारे कंसेप्ट्स इंक्लूडेड होंगे। अब ये टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो हैं इनको देखने के बाद आप वन शॉट देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आती है फाइनली। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन टेस्ट की पूरी एक सीरीज चलेगी, कंटिन्यूस टेस्ट चलेंगे जो फाइनली अब आपके नॉलेज को, आपके कंसेप्ट को टेस्ट करेंगे कि भाई हम कितना समझ चुके हैं, कितने अच्छे से हम उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, देखिए सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स शेयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो क्या है, बेसिकली जो सबसे मेन स्टार पॉइंट है इसमें दैट इज शेयर। यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। ठीक, ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब ये कि अगर दो एटम्स हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ से आगे बढ़ाएगा उतने ही ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला एटम भी आगे बढ़ा देगा उतने इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयरिंग में आते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, जो कि बहुत इजी है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस वाले हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसके पास भी दो हो गए और इसके पास भी दो हो गए, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिलके इसके लिए भी काम करेंगे, इसके लिए भी काम करेंगे। तो ये शेयरिंग हो गई, दोनों के पास एक एक था, दोनों ने एक एक आके बढ़ा दिया। अब दोनों के पास, मतलब इस वाले हाइड्रोजन के पास भी दो है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी दो है, तो इससे शेयरिंग से दोनों का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाता है, और दोनों के पास दो दो हो गए। तो इसका जो मतलब सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है हाइड्रोजन के पास, हीलियम। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है दो इलेक्ट्रॉन, तो इनके दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में देखिए क्या है, हाइड्रोजन जो है उसके पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन इस तरीके से, क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन के पास कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2। तो हाइड्रोजन के पास 2 और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए शेयरिंग से। इस तरीके से HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का कोवैलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया दोनों तरफ से। ठीक,
द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय बोथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स, दोनों के से ये शेयर हो रहा है। Thus hydrogen attains its stable duplet configuration and chlorine attains its stable octet configuration। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो डुप्लेट को अटेन कर लेता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेट को, और जो क्लोरीन है वो ऑक्टेट को ऑब्टेन कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स के सेट को। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Some examples of covalent molecules using Lewis dot symbols are provided in the following। Lewis dot symbols वही है, Lewis dot structures। हमने हाइड्रोजन का देख लिया, अभी ऑक्सीजन का देखिए। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये ऑक्सीजन एक है, ये दूसरा ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के 6 खुद के, 2 सामने वाले के, इस ऑक्सीजन के 6 खुद के और 2 सामने वाले के। कितने हो गए देखिए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 1 पेयर फ्रॉम आइदर साइड। इस ऑक्सीजन की तरफ से भी 1 पेयर, इस ऑक्सीजन की तरफ से भी 1 पेयर हो गया। ठीक, और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया और शेयरिंग हो गई। ठीक, नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में N और N, इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक, अब इस वाले नाइट्रोजन के देखिए, ये हो गए 8, 5 खुद के और 3 ये, और इस वाले नाइट्रोजन के खुद के 5 और 3 ये देखिए हो गए, और इनके बीच में बन गया ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हुआ? सो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया जिसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। ठीक, अब आता है क्लोरीन। क्लोरीन का देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, दोनों को एक एक चाहिए, तो इसके साथ और इसके साथ हमने बना दिए। 1 इलेक्ट्रॉन ये आगे बढ़ाएगा, ये एक आगे बढ़ाएगा, दोनों के को एक एक मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, और इन दोनों के पास अब अपने अपने सर्कल में देखो 8 हो गए। इस वाले क्लोरीन के सर्कल में काउंट करिए कितने हो गए, देखिए 6 ये हैं, 7 8, इस वाले क्लोरीन के 6 ये हैं और 7 8, ये हो गए 8 8, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है। ठीक, फिर आता है वाटर H2O। H2O में देखिए 2 हाइड्रोजन है और एक बीच में ऑक्सीजन है। ठीक, सो ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इनके देखिए कितने कितने हो गए, 2 2, और ये ऑक्सीजन के हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के 8 और इन हाइड्रोजन के 2 2, ये H2O का हो गया। ठीक, फिर आगे हम देख सकते हैं CH4, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, सो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए हो गई बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन के 2 2 हो गए और इस कार्बन को मिल गए 8, ये देखिए। ठीक, कार्बन को मिल गए 8, हो गया CH4 का फॉर्मेशन। सो ये हुए हमारे, इसमें क्या है, 1 2 3 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं टोटल। ठीक, आगे एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल when 2 hydrogen atoms approach each other, attractive forces develop between the electrons of one atom and the nucleus of the other atom। जब 2 एटम्स एक दूसरे के पास अप्रोच करते हैं तो एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इसका इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस को और उसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को। मतलब जब ये 2 हाइड्रोजन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ऐसे बनाते हैं अपन इसको, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है। एट द सेम टाइम repulsive forces also exist between the nuclei of the 2 atoms and the electrons of the 2 atoms। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, वैसे ही इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, as the 2 atoms are brought closer to each other at some distance, the proton-electron attraction just balances the electron-electron repulsion and proton-proton repulsion। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन को बैलेंस कर देता है किसी तरीके से, ठीक है। द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट दिस डिस्टेंस विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट एंड द सिस्टम बिकम स्टेबल। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पे रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें, बैलेंस आउट कर दें, ये मिनिमम एनर्जी स्टेट होती है, मतलब ये स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। द सिस्टम बिकम स्टेबल, जो मेरा मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है उस टाइम पे। एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और इस तरीके से इन दो न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक, क्लियर हुआ। सो ये हमारे एनर्जी चेंजेस होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, देखिए, in the hydrogen molecule, the electrons reside in the space between the two nuclei where they are attracted simultaneously by the protons present in both the nuclei of the two hydrogen atoms। इसका मतलब ये है कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये उनका न्यूक्लियस है, और इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिसाइड करते हैं, वहीं पे वो मिलते हैं, ठीक है। Since the bonding between two hydrogen atom is associated with equitable sharing, since the bonding between two hydrogen atom is associated with equitable sharing of electrons between the bonded atoms, this does not result in any charge separation within the molecule. These types of bonds are called non-polar covalent bond। इसका मतलब ये है, कोवैलेंट तो है, शेयरिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम पावर के हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा ना ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में मिलेंगे, जिससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आ जाना, ये चीजें नहीं होंगी। तो इन्हें नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, मतलब इनके किसी के भी ऊपर पोल्स क्रिएट नहीं हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, a polar covalent bond is formed between non-identical atoms। non-identical, जो हमारा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है वो दोनों आइडेंटिकल एटम्स के बीच में बनता है, वहीं पे हमारा जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है वो दो नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच में बनता है, जिसमें दोनों की पावर में डिफरेंस होता है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो एक दोनों के कंपैरिजन में कोई एक थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिंच जाता है। समझ लो बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक। सिंस द टू एटम्स डिफर इन देयर कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्ट्स, जिसमें अनइक्वल शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, एक अपनी तरफ उसे ज्यादा खींच के रखता है, एक की तरफ से वो थोड़ा दूर हो जाता है। एज अ रिजल्ट पोलैरिटी इज डेवलप्ड, और क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है बॉन्ड में, एंड बॉन्ड इज सेड टू हैव डायपोल मोमेंट, और बॉन्ड में हम बोलते हैं कि भाई डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया है। डायपोल मोमेंट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है, ये क्वांटिटेटिव मेजर है किसका, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कि भाई कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर होगा उसका मेजर है डायपोल मोमेंट, ठीक है। A slight ionic character is imparted to this type of bond due to the difference in electronegativity between the bonded atoms, and such type of bond is called polar covalent bond। क्या हो रहा है, एक आयनिक कैरेक्टर, हल्का सा आयनिक टच इसमें आ जाता है, क्योंकि ये वाला जो मेरा एटम है इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खिंच गए हैं तो ये पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, जिसके कारण इनके ऊपर हम बोलते हैं कि हल्का सा आयनिक टच आ गया। आयनिक मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो जाना, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाते हैं, तो हल्का सा आयनिक का टच यहाँ पे देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक, और इन्हें हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। The relative tendency of non-identical atoms to form ionic bond or polar covalent bond depend upon the ease of the formation of cation and anion by the respective elements। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि एक रिलेटिव टेंडेंसी है नॉन आइडेंटिकल एटम्स की आयनिक बॉन्ड या पोलर बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की, ठीक है। एक टेंडेंसी होती है ना भाई, अगर दो अलग अलग एटम्स हैं तो उनमें टेंडेंसी होगी कि एक जो है वो किस हद तक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच पा रहा है, तो उतनी लिमिट तक आपका जो बॉन्ड है वो पोलर या फिर आयनिक हो जाएगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन बाय द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। किस पे डिपेंड करता है कि कितनी आसानी से कैटायन या एनायन बन रहा है,
कितनी आसानी से कैटायन या एनायन बन रहा है उस पर यह चीज डिपेंड करती है। Easier the formation of cation and anion, more is the tendency of the formation of ionic bond. जितना ज्यादा चांसेस होंगे कैटायन और एनायन बनने के, उतना ज्यादा टेंडेंसी होगी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की। ठीक है, जितना ज्यादा चांसेस होंगे कैटायन और एनायन के बनने के, उतने ज्यादा टेंडेंसी होगी आयनिक बॉन्ड बनाने की। लार्जर साइज ऑफ द एटम फेवर्स कैटायन फॉर्मेशन, जितना बड़ा एटम होगा वो कैटायन फॉर्मेशन में उतना सपोर्ट करेगा। वेयर एज स्मॉलर एटम्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। भाई छोटा एटम होगा तो उसका न्यूक्लियस जो होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ और एनायन बना सकेगा। वहीं पे जो थोड़ा बड़ा एटम होगा उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान होगा, कैटायन बनाना बहुत आसान होगा। तो कैटायन कौन अच्छा बनता है? जो बड़ा एटम होता है, और जो छोटा एटम होता है वो एनायन अच्छा बनता है। ठीक है, ionic bonds are associated with some covalent character due to the attractive forces acting between the cation and the electron cloud of the anion। देखिए जो ionic bonds हैं वो किसके साथ associated है? some covalent character due to the attractive forces। जो ionic bonds है वो किसके साथ associated होते हैं? कोवैलेंट कैरेक्टर जो किसके कारण आया है? अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द कैटायन एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। ये मेरा कैटायन है, ये एनायन है, और ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का। तो कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, उस अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर आयनिक बॉन्ड्स का मतलब आयनिक बॉन्ड्स जो है वो कोवैलेंट कैरेक्टर से एसोसिएटेड होते हैं ना, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्सेस पे कर रहा है जो एक कैटायन और एक एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में है। ठीक, द रिलेटिव प्रपोर्शंस ऑफ आयनिक कैरेक्टर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड। मतलब कितना कोई भी पर्टिकुलर एक बॉन्ड है वो कितना आयनिक है या कितना कोवैलेंट है, वो किस पे डिपेंड करता है? आयनिक कंपाउंड, मतलब हम उसको किस पे डिपेंड करता है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको फजान्स रूल से। ठीक है, उसे हम लोग फजान्स रूल, फजान का रूल जो है उसे बोलते हैं। सो कोई भी बॉन्ड का कितना पार्ट आयनिक है, कितना कोवैलेंट है, हम बोलते हैं भाई ये बॉन्ड जो है वो इतना आयनिक है, इतना परसेंट आयनिक है, इतना परसेंट कोवैलेंट है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, किस चीज से हम एक्सप्लेन करते हैं, जिससे हम इस पूरे फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं, वो होता है फजान्स रूल। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन एंड फजान्स रूल। देखिए अब पोलराइजेशन का कंसेप्ट और फजान्स रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन cation formation of an ionic compound when a cation and anion approach each other। क्या होता है जब भी एक कैटायन और एक एनायन अपने एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन exerts some attractive forces on the electron cloud। ठीक है, this is exert, ये exert है। ठीक, जो हमारा कैटायन है, न्यूक्लियस है कैटायन का, वो exert करता है कुछ attractive forces on the electron cloud। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके पास है? एनायन के पास है। तो हमारे कैटायन का न्यूक्लियस ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर कुछ attractive forces exert किए। ठीक है, as a result of this the symmetry of the electron cloud gets distorted। और इसके कारण क्या होता है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन के पास, उसकी है ना सिमेट्री बिगड़ने लगती है, क्योंकि कैटायन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की सिमेट्री बिगड़ने लगती है। पूरी इलेक्ट्रॉन्स की सिमेट्री, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की सिमेट्री बिगड़ने लगती है, and it shifts slightly towards the cation। This phenomena is called polarization। और यही polarization create कर देता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कैटायन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होने लगता है, क्योंकि कैटायन उसे ताकत से खींच रहा है, उसका न्यूक्लियस अपनी तरफ उसे खींच रहा है, और एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा डिस्टॉर्ट हो रहा है उसकी तरफ खींचता हुआ। ठीक, this results in the partial sharing of electron cloud
between the bonded atoms that is considered as a covalent character। और ये है ना पार्शियल शेयरिंग दिखा देता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की between the bonded atom and is considered as a covalent character। तो जो bonded atoms हैं उनके बीच में ये शेयरिंग आ जाती है, पार्शियल शेयरिंग, कि भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा एनायन के पास है बट कैटायन उसे अपनी तरफ खींच रहा है, उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वह इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा कैटायन की तरफ भी खींच रहा है एनायन के पास, तो वह है ही वैसे भी। तो ये क्या कर रहा है, ये कोवैलेंट कैरेक्टर इंपार्ट करने लगता है मेरे मॉलिक्यूल को। This ability of a cation to distort the electron cloud of the anion is called polarizing power। और ये जो ताकत है कैटायन की कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पूरा डिस्टॉर्ट कर देगा खींच के, इसको पोलराइजिंग पावर बोला जाता है कैटायन की, ठीक है। एंड द टेंडेंसी ऑफ द एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर क्या है, मैं कैटायन हूं, मैंने एनायन, ये एनायन है मेरे सामने, मैंने एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, तो वो जो खींचने की ताकत है वो पोलराइजिंग पावर है, वो पोलराइजिंग पावर है मेरी, मैं कैटायन हूं। और एनायन जो है, जो एनायन है वो कितना डिस्टॉर्ट हो रहा है, वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, वो बोल रहा है ठीक है भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, मुझे डिस्टॉर्ट कर दो। तो वो किस हद तक डिस्टॉर्ट हो रहा है, ये उसकी पोलराइजेबिलिटी कहलाती है। तो एनायन की पोलराइजेबिलिटी और कैटायन की पोलराइजिंग पावर। क्लियर हुआ? सो आई होप ये आपको पोलराइजेशन और मतलब पोलराइजेशन का कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। A large cation and a small anion result in the maximum ionic character for the bond। जितना बड़ा कैटायन होगा और जितना छोटा एनायन होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रहेगा। क्यों? क्योंकि कैटायन बन गया, क्योंकि भाई ये है कैटायन, ये उसका न्यूक्लियस है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये है एनायन, ये उसका न्यूक्लियस है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, बट इसका साइज छोटा होने के कारण एनायन का न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा, पकड़ के ताकत से रखेगा। और एक चीज, इसका साइज बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस का डिस्टेंस तो इसके इलेक्ट्रॉन से बढ़ ही गया, साथ ही साथ में बीच में आने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो उसे रिपेल करेंगे। तो जितना बड़ा कैटायन होगा और जितना छोटा एनायन होगा, जो कोवैलेंट कैरेक्टर है उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्यों चांसेस कोवैलेंट के खत्म हो रहे हैं? अब ना ये इसके इलेक्ट्रॉन को उतना खींच पाएगा और ना बीच में शेयरिंग वाला जो कंसेप्ट आ रहा था ना अभी, कि मैं अगर ताकत से उसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचूंगा, तो भाई पहले इलेक्ट्रॉन दूर थे, मैंने अब उनको अपने पास कर लिया, थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर आने लगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अब हम दोनों के बीच में आ रहे हैं। होना उसे पूरा एनायन के पास चाहिए था, बट वो हम दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। सो कैटायन और एनायन के बीच में जैसे इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर आने लगता है। यहां आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कैटायन बहुत बड़ा है, वो खींच नहीं पा रहा है, एनायन बहुत छोटा है, वो देना ही नहीं चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, आयनिक कैरेक्टर डेवलप होने लगा, ठीक। अ स्मॉल कैटायन, अब दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा वो है, देखो ये सीजियम है और ये फ्लोरीन है, तो सीजियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सीजियम बहुत बड़ा साइज होता है उसका, मेटल है वो, और फ्लोरीन का जो ये फ्लोराइड आयन है इसका साइज छोटा होता है। ये बना सकते हैं ऐसा एक बॉन्ड जिसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम हो या ना हो, ठीक है, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये लिखा हुआ है, मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट कम होगा। A small cation and a large anion result in maximum covalent character for the bond। अब अगर कैटायन छोटा हो जाए, ठीक है, देखिए अगर कैटायन छोटा हो गया थोड़ा और जो एनायन है वो बड़ा हो गया, तो इससे क्या होगा, इसके न्यूक्लियस से बहुत पास हो जाएगा इसका डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने लगेगा। तो वो अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और बीच में आने के कारण कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। एग्जाम्पल है लिथियम का आयन और आयोडाइड आयन। आयोडाइड बड़ा एनायन होता है, लिथियम छोटा कैटायन होता है, ठीक है। सो ये हुए हमारे साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन के दो एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी हम लोगों ने साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन देख लिया है, अभी नेक्स्ट है चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक। सो लो चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन रिजल्ट इन मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर फॉर द बॉन्ड। तो हमें किस चीज पे ध्यान देना है, लो चार्ज और मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर फॉर द बॉन्ड। इसका मतलब चार्ज कम होगा तो सब बहुत ज्यादा आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा बॉन्ड पे,
ठीक, जैसे NaCl, तो NaCl का आयनिक कैरेक्टर इज वेरी गुड क्योंकि Na भी प्लस है, Cl भी माइनस और वो सिंगल सिंगल है। ठीक, देन हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन रिजल्ट इन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड, और जितना ज्यादा चार्ज कैटायन या एनायन के ऊपर होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ताकत से कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज्यादा वो खींचेगा उतना ही वो डिस्टॉर्ट होके बीच में आ जाएगा कैटायन और एनायन के, और वो जो कैरेक्टर होगा वो कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ छोटा है, सिंगल सिंगल है, तो इतनी पावर से वो खींचेगा ही नहीं ना, एक सिंगल पॉजिटिव है, वो बहुत ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, जिसके कारण आयनिक कैरेक्टर यहां पे स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, theories of covalent bond formation. Many theories have been proposed in order to explain the covalent bond formation and the stability of the resultant molecule. कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए और जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारी थ्योरीज दी गई, जिसमें सबसे पहले हमारा ऑक्टेट रूल आता है। ऑक्टेट रूल क्या है कि भाई किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की इच्छा होती है उसकी। किसी भी एटम की अगर आप बात कर लो एलिमेंट की, तो वो ये चाहता है कि मैं भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लूं, मतलब उसके पास का जो भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि हाइड्रोजन की बात कर लो, तो हाइड्रोजन चाहता है कि भाई उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक और इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन 281, ये चाहता है कि वो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले एक इलेक्ट्रॉन देके। तो हर एक एलिमेंट का एटम यही चाहता है कि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके या इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब या तो लेना या देना, और या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो चीजों में के थ्रू वो अपने आप को स्टेबल बना ले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करके। ठीक है, some examples of covalent molecules, the stability of which can be satisfactorily explained with the help of the octet rule are provided. अब हमको आगे की टेबल में कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के जिनकी स्टेबिलिटी जो है वो ऑक्टेट रूल से एक्सप्लेन की जा सकती है। हाइड्रोजन, ये देखिए ऑक्टेट रूल से स्टेबल है। ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे, ये हमने सब डिस्कस करे हुए हैं हमारे पिछली स्लाइड्स में स्टेबल में। यहाँ 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे उन्होंने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लिया है, 8-8 इलेक्ट्रॉन का सेट। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, यहाँ भी देखिए 5 इसके हैं और 3 इधर, और इसके 5 हैं और 3 ये, तो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं शेयरिंग करके। ठीक है, देन क्लोरीन, वाटर, मीथेन, ये सबके एग्जाम्पल्स हमने, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले ही स्लाइड्स में टेबल में हमने ये सब एग्जाम्पल समझे थे, और हर जगह पे 8-8 इलेक्ट्रॉन्स का सेट कंप्लीट हुआ है। हाइड्रोजन के लिए 2 और बाकी जितने भी एलिमेंट के एटम्स हैं उनके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स का सेट कंप्लीट होके ऑक्टेट हो जाता है। ठीक है, all the above molecules are found to obey the octet rule that is visualized by writing their Lewis dot structure. Lewis dot structure को लिख के हम octet rule को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको ये चीज पता है, हमने करा भी हुआ है कि जिसमें जैसे 2 ऑक्सीजन के अगर हमारे पास एटम्स हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक, therefore it is justified that the atoms acquire stability by gaining the octet configuration. Atoms किस तरीके से स्टेबल हो जाते हैं? जब वो octet configuration ले लेते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। However, some molecules are also found in which the central atom does not acquire the octet configuration. कई ऐसे molecules भी हमें मिले हैं जहां जो central atom है वो octet configuration को attain नहीं करता है, आजू बाजू वाले तो कर लेते हैं उसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल A है और यहाँ B है, तो ये जो 2 B हैं ये तो ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे, मगर A जो है वो ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ऐसे भी मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। But the fact that their stability is comparable with the stability of molecules that obey the octet rule indicates that the octet rule itself cannot completely justify formation and stability of covalent molecules. इसका मतलब यह है कि ऐसे भी तो मॉलिक्यूल हमें मिल रहे हैं जिसमें सेंट्रल एटम जो है उसमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट फिर भी वो स्टेबल तो है ना। इसमें और इसकी स्टेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी स्टेबल है वो भी स्टेबल है। तो वो ये चीज ये प्रूफ करती है कि ऑक्टेट रूल जो है वो अकेला ही ऐसा कंप्लीटली कंपलसरी नहीं है कि अगर वो होगा तो ही कोवैलेंट मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उसके बिना भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं। ठीक,
एक्सेप्शन टू दी ऑक्टेट रूल। अब चलिए ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स में कंटेन लेस देन 8 और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी सेंट्रल एटम जो है वो गेन करके रख सकता है। These are considered as deviations from the octet rule, और इनको हम लोग octet rule से deviation मतलब octet rule से भटक गए ये molecules, octet rule को follow नहीं कर रहे हैं, ठीक। Incomplete octet or contracted octet, molecules in which the central atom possess less than 8 electrons in its valence shell, ऐसे molecules जिसमें central atom में 8 से भी कम electrons हों, उसके examples हैं BF3 and BeCl2, ठीक है। सो BF3 और BeCl2 जो है वो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल एटम के पास, ठीक है। आगे देन अब BF3 और BeF2 के एग्जाम्पल्स हैं। सी BE अगर आप B में देखोगे, ठीक है, सो हमारा जो B है उसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। वहीं फ्लोरीन में देखिए 7 खुद के, एक ये 6 और एक ये 7, ऐसे ये 6 और एक ये 7, ये 6 और एक ये 7। अब इसको एक एक तो इलेक्ट्रॉन बी से मिल गए, हमारे बोरॉन से मिल गए, ठीक है। अब बोरॉन ने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको शेयर कर लिया, दे नहीं दिया पूरी तरीके से, शेयर कर लिया। और वैसे ही फ्लोरीन ने भी एक एक शेयर किया। तो देखो बी के पास, बोरॉन के पास कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और फ्लोरीन के पास 8 8 हो गए, सबके पास BF3 बन गया। सो B हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इन BF3, उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम बात करें BE की, सो इफ यू टॉक अबाउट बेरिलियम BE, सो बेरिलियम में 1 और 2 या आउटर मोस्ट शेल में इतने, उसके पास खुद के तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक उसको फ्लोरीन से मिल गया, तो टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। 8 तो भी नहीं हुए, और फ्लोरीन के कंप्लीट हो गए पूरे पूरे, है ना। सो इससे ये भी प्रूव होता है हमारा कि भाई बिना ऑक्टेट के भी स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं। सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट या कॉन्ट्रैक्टेड ऑक्टेट, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब छोटा, ऑक्टेट से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट, जिनके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम possess more than 8 electrons in its valence shell, जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में, उसे एक्सपैंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। P has 10 electrons in its valence shell in PCl5, P के पास 10 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं PCl5 में। यहां एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए दिस इज फास्फोरस। अब 1 2 3 4 5 तो खुद के हैं, और 1 2 3 4 5 हर क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन आया है, इससे इनके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो 10 इलेक्ट्रॉन होने से क्या हुआ भाई, यहां 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। देन PCl5, SF6 और IF7, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारा एक्सपैंडेड ऑक्टेट होता है, ठीक। Lewis theory explains the formation of covalent bond through sharing of electrons, but this theory does not explain the mechanism of sharing of electron that leads to the stability of molecules. Lewis theory जो है वो ये तो समझा रही है भाई कि covalent bond बन कैसे रहा है, sharing of electron कैसे हो रही है, but यह theory ये explain नहीं करती है कि sharing का mechanism क्या है, what is the mechanism of sharing, ठीक है। The mechanism of sharing of electron was interpreted with the help of the concept of orbital overlapping after the quantum mechanical model of atom was proposed. Quantum जो मॉडल है एटम का, जो हमारा क्वांटम एटॉमिक मॉडल, मैकेनिकल मॉडल है एटम का, अगर आपको ये देखना है तो आप एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एटॉमिक मॉडल्स में एक बार देखिए, वहां पे इसको काफी बेटर तरीके से समझाया हुआ है। सो द मैकेनिज्म ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इंटरप्रेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से ये समझाया गया है आफ्टर द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज। जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया गया, उसके बाद ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की थ्योरी दी गई। ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। देखिए concept of orbital overlapping. According to this concept, covalent bond is formed when an overlap takes place between the orbitals of one atom with the orbital of another. एक एटम का ऑर्बिटल और दूसरे ऑर्बिटल का एटम जब ओवरलैप हो जाते हैं ना, तब जाके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नाउ कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, क्या कंडीशंस हैं उसके लिए? द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द वैलेंस शेल ओनली टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। जो ऑर्बिटल्स बिलोंग कर रहे हैं वैलेंस शेल को, सिर्फ और सिर्फ वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले पार्टिसिपेट नहीं करते।
ईच ऑफ द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, ठीक है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। देन the electrons in the overlapping orbitals should have an opposite spin। जो ओवरलैप हो रहे हैं ना दो ऑर्बिटल्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन ऑपोजिट होने चाहिए, दे शुड हैव ऑपोजिट स्पिन्स, ठीक। सो ये हमारे तीन कंडीशंस हो गई जो ओवरलैपिंग के लिए रिक्वायर्ड है। नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जिसमें सबसे पहले आता है एस एस ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा हो, जब दो एटम्स में इसका भी एस और इसका भी एस ओवरलैप होता हो तो एस एस ओवरलैपिंग बोलते हैं उसको। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। ईच हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन दैट इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। ये 1s1 1s1 ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पुराने चैप्टर्स में। आप एक बार वहां इन चीजों को अच्छे से समझ के फिर यहाँ पे अटेंड कीजिएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर को। सो 1s1 अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। नाउ इन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद दैट ऑफ द अदर फॉर्मिंग अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें होता क्या है कि एक 1s ऑर्बिटल जो है एक एटम का वो दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाता है और एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। सो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है और वो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के हो जाते हैं। फिर मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसका तो है ही, इसका भी हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है, इसका भी हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की हो जाती है और इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है एस पी ओवरलैपिंग, एक का एस और दूसरे का पी का ओवरलैपिंग होना, ठीक है। इसका एग्जांपल है HF मॉलिक्यूल। इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एटम, दैट इज बाय sp ओवरलैपिंग। इसको sp ओवरलैपिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन 1s1 उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की अगर आप बात करो तो वह है हमारा हीलियम और 2s2, ठीक है। सो ध्यान से देखिए, ये एक मिनट, हीलियम है हमारा 1s2, देन 2s2 एंड देन 2p6 ये दिया हुआ है, 2p5 दिया हुआ है, ठीक है। सो ध्यान से देखिए, फ्लोरीन, हीलियम मतलब हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह 1s2 मान लो, है ना। हम नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लिख के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सो 1s2, दिस इज 2s2, दिस इज 2p5। तो 2p5 में दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन px में, दो इलेक्ट्रॉन py में और एक इलेक्ट्रॉन pz में। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन वाला ये ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड है और हाइड्रोजन का ये वाला ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। अब s का तो स्फेरिकल शेप होता है, जो p है उसका ऐसा डम्बल शेप होता है, ठीक है। सो ये ओवरलैप हो जाते हैं इस तरीके से और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज sp ओवरलैपिंग। क्यों sp बोला? एक का s और दूसरे का p जो है वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। नाउ वी हैव pp ओवरलैपिंग। अब क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, अगर हम इनकी बात करें तो क्लोरीन का देखो, सबसे पहले क्लोरीन में दोनों में 3s2 3p5 3s2 3p5 है, इसका भी p है, इसका भी p है, ये उसका एक एक इलेक्ट्रॉन है जो बचा हुआ है, ये ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप हो जाएंगे। तो देखिए p ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। देन in the above example, H2, He and Cl2 orbitals of two atoms each having one unpaired electrons overlap to form a single covalent bond। जो हमने अभी examples पढ़े उसमें H2 and then हमारा दूसरा example क्या था, उसका एक Cl2 का देखा हमने और एक हमने देखा था HF, ठीक है। So one we have seen for H2, हाइड्रोजन का जो SS था, फिर हमने HF का देखा था जो कि SP था, और फिर हमने Cl2 का देखा जिसमें PP है। तो देखो दोनों में P और P हैं जो ओवरलैप हो रहे हैं साथ में, तो PP ओवरलैपिंग ये कहलाती है। तो SS में दोनों S ऑर्बिटल, SP में एक S और दूसरा P, और PP में दोनों P ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, ठीक है। आगे, स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। The strength of a covalent bond is related to the extent to which the two combining atomic orbitals can overlap। कितना स्ट्रांग होगा हमारा बॉन्ड, जितने हद तक वो ओवरलैपिंग हुई होगी उस हिसाब से स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए मिलेगी। The greater the extent of overlap between the atomic orbitals, the greater is the strength of the resulting covalent bond। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, greater the extent of overlap and greater is the strength of the resulting covalent bond।
जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड का रिजल्टेंट ओवरलैपिंग होगा, ठीक। सो ओवरलैप उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ। आगे आता है सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा बॉन्ड जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट, इस सिग्मा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग दो ऑर्बिटल्स की होती है, जिसे हम लोग एंड टू एंड ओवरलैपिंग इस तरीके से बोलते हैं, जिसमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, इसमें काफी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। सो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है विच इज एंड टू एंड ओवरलैपिंग of SS, SP and PP orbitals along the internuclear axis. Due to the greater extent of overlapping, this type of overlapping results in a strong bond. और इस overlapping के कारण एक strong bond बनता है। क्लियर हुआ? आगे पाई बॉन्ड। अब आता है अगला पाई बॉन्ड, जिसको हम लोग पाई के सिंबल से डिनोट करते हैं। अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइडवेज इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। तो जो साइडवेज या लैटरल ओवरलैपिंग होती है वो बहुत वीक होती है, इस कारण पाई बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। ड्यू टू लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन अ वीक बॉन्ड। ये जो हमारा पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड तब बनता है, एक वीक बॉन्ड तब बनता है जब लैटरल ओवरलैपिंग हो रही हो, मतलब एंड टू एंड ओवरलैपिंग इस तरीके से एंड टू एंड नहीं हो रही है, वो लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है परपेंडिकुलर टू दी हमारा वो जो एक्सिस है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर में इस तरीके से ओवरलैपिंग होना साइड वाइज, ये वीक होती है, ठीक है। नाउ कंपैरिजन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। यहां एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, यहां पे लैटरल ओवरलैपिंग होती है। इसको हम लोग सिग्मा इससे ऐसे डिनोट करते हैं, इसे हम पाई से डिनोट करते हैं। इसका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इसका मतलब ये बॉन्ड अकेला हो सकता है किसी के भी बीच में। जैसे अगर आप समझ लीजिए कि हम लोग ये A है और ये B है, इसके बीच में ये जो बॉन्ड एक सिंगल दिखा रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड है, बट इसका पाई बॉन्ड का अकेले का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो 200% हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो एक सिग्मा होगा तो दूसरा पाई होगा। तो पाई बॉन्ड तभी आ सकता है जब ऑलरेडी सिग्मा पहले से प्रेजेंट हो, ठीक है। सो इट डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद ही ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। और इसी तरीके से अगर हम कभी ट्रिपल बॉन्ड्स की बात करें तो ए और बी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे। सो सिमिलरली यहां एक सिग्मा एक पाई, यहां एक सिग्मा दो पाई, और यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड बस। तो सिग्मा बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट कर सकता है मगर पाई बॉन्ड नहीं कर सकता। पाई बॉन्ड बनने से पहले सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। सो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाई। इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड टूटने, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत लगती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लो। यहां बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी इज वेरी लो। Orbitals sp and d are capable of forming this type of bond. sp और d ये bond sigma bond बना सकते हैं। Orbitals other than s are capable of forming this bond. ये बॉन्ड बनाने के लिए s के अलावा बाकी बॉन्ड बना सकते हैं। s जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, पाई नहीं बनाता है, ठीक। The bonded electron cloud is distributed in a cylindrically symmetrical way around the internuclear axis. देखो symmetrical way में यहाँ cylinders के फॉर्म में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और वो इस तरीके से ओवरलैप करते हैं और ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो आप देख रहे हो क्या हुआ है, ये था और ये था, है ना, ये था, इस तरीके से ओवरलैपिंग हुई। अब ध्यान से देखिए, बीच में ऐसा बन जाएगा ये, है ना, ये ऐसा था और ये ऐसा था, ये बन गया, और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल सेम है, ठीक है। आगे
द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 बनाना शेप्ड रीजन्स अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। 2 बनाना शेप्ड रीजन में ये जो हमारे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है वो इस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। तो देखो साइडवेज ओवरलैपिंग है, इसमें एक्सटेंट कितना ज्यादा है ओवरलैपिंग का देखिए, मगर इसमें एक्सटेंट जो है वो कम है ओवरलैपिंग का, मतलब कम हद तक ओवरलैपिंग हो रही है। तो उसके कारण ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आ जाते हैं बनाना शेप में, इसे बनाना बॉन्ड भी बोला जाता है इसीलिए, ठीक है। बनाना शेप में ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक। सम एग्जांपल्स शोकेसिंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स को दिखाते हुए कुछ एग्जांपल्स हैं। O2 molecule, the electronic configuration of an oxygen atom is 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. Hence the oxygen atom has 2 unpaired electron. Oxygen atom के पास 2 unpaired electron है, ठीक। Singly occupied 2pz orbital of one oxygen atom overlaps with the same orbital of another oxygen atom to give rise to a sigma bond. इसमें क्या होता है, 2pz of one oxygen and 2pz of another oxygen, ये दोनों आपस में ओवरलैप होके और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सिंगली ऑक्यूपाइड 2py, अब वो जो 2py है ना दूसरा सिंगल वाला, 2py ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ द ऑक्सीजन एटम्स ओवरलैप अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस टू गिव अ पाई बॉन्ड। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर इनकी ओवरलैपिंग बिल्कुल इस तरीके से एंड ऑन हुई है तो जो 2py वाला जो है ना वो 2py वाला इसके परपेंडिकुलर ओवरलैप होगा और जहां साइडवेज ओवरलैपिंग होती है वहां पे पाई बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। सो साइडवेज ओवरलैपिंग हुई जो कि z एक्सिस के परपेंडिकुलर था, दस अ डबल बॉन्ड इज फॉर्मड, इससे डबल बॉन्ड बन गया, एक पाई और एक सिग्मा, ठीक। Thus, an O2 molecule has a double bond between the atoms. One is a pp sigma bond and the other is pz pi bond called double bond, और ये double bond form कर लेता है, ठीक है। फिर आगे the concept of orbital, the concept of, अच्छा एक मिनट, ये देखिए जो हमारा ये डायरेक्ट वाला है ना, दिस इज हमारा सिग्मा बॉन्ड, जो pz है ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है दिस इज py। सो प्लीज रेक्टिफाई एंड चेंज दिस टू pz में तो देखिए ना आप डायरेक्ट ओवरलैपिंग एंड ऑन हो रही है और यहां पे py की ओवरलैपिंग हो रही है जो कि साइडवेज है। तो py से हमारा पाई बॉन्ड आ रहा है, वहीं पे pz पे हमारा सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारा बन गया इस तरीके से, देखिए, ठीक, ये रहा, और ये pz का सिग्मा बॉन्ड है, ये देखो, और py का पाई बॉन्ड है, ये बन गया पाई बॉन्ड py, ठीक। सो ये वाले हमारे y वाले हैं और ये हमारा जो है ना, ये हमारा z एक्सिस वाला pz वाला है। सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, क्लियर। आगे, the concept of orbital overlapping gives satisfactory explanation for the formation of covalent bond and the stability of the molecule। तो ये जो overlapping वाला concept है ये covalent bond का formation का भी explanation बहुत अच्छे से देता है और molecule की stability को भी बहुत अच्छे से समझाता है। However, the bond formation in certain molecules such as BeCl3 BF3CH4 cannot be explained on the basis of this concept। और BeCl3 BF3CH4 का concept हम इस वे में इस तरीके से ओवरलैपिंग के कंसेप्ट से नहीं समझा सकते। आफ्टर ऑल केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक। N2 molecule, the electronic configuration of a nitrogen atom is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1, सारे singly filled हैं, single electron, hence a nitrogen atom has 3 singly occupied orbitals, इसमें 3 singly occupied orbitals हैं, 2pz sigma bond is formed, इसमें 2pz और 2pz का एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड तो बनना ही है ना, ये वाला। उसके बाद द अदर 2 पाई बॉन्ड्स आर 2px एंड 2py, ठीक है। सो जो हमारे बचे हुए 2 बॉन्ड्स हैं वो 2px और 2py, ये हमारे पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक। इस तरीके से नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस, दैट इज द एक्सिस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड।
hence a triple bond is formed, और इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनता है जिसमें 2pz और 2pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और 2px और 2py जो है वो पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सो यहां पे हमें 3 बॉन्ड्स देखने के लिए मिलते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में। द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग gives satisfactory explanation for the formation of covalent bond and the stability of the molecule orbital की overlapping. However, the bond formation in certain molecules such as BeCl3, BF3, CH4 cannot be explained on the basis of this concept. ये statement हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो यहां पे देखिए उन्होंने N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाया हुआ है। ये है Z एक्सिस, सभी को दिख रहा है Z एक्सिस। ठीक, Z एक्सिस पे बनने वाला 2pz है, 2pz वाला। फिर देखिए दिस इज दी टू पी वाई, इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा दिस वुड बी 2py। और तीसरा वाला हमारा इसे हम शो कर लेते हैं हमारे ब्लू कलर से। ठीक, सो ये है हमारा अगला जो कि है, ठीक है, दिस इज 2px px का पाई बॉन्ड। सो एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, और हमारा ये है सिग्मा बॉन्ड। सो दिस इज पाई, दिस इज पाई एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड्स। ठीक है, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में बनता है। However, the bond formation in BeCl to BF3 CH4 can be explained by using the concept of excitation of electrons. अब यहां पे आया कि भाई हम कैसे उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, excitation of electron. Beryllium has no unpaired electron in its valence shell. Boron has only 1 unpaired electron, and carbon has 2 unpaired electrons. तो कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड है, हमारा बेरिलियम के पास तो कोई भी नहीं है, और बोरॉन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर बट द कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम इन BeCl2 इज ट्राई कोवैलेंसी ऑफ बोरॉन इन BF3 एंड टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन CH4। ठीक है, सो बेरिलियम में BeCl2 में हमारी डाई कोवैलेंसी है, हमें BF3 में ट्राई कोवैलेंसी मिल रही है ना। यहां पे बेरिलियम में हमें बाय या डाई कोवैलेंसी मिल रही है देखने के लिए। ठीक, बेरिलियम में ट्राई कोवैलेंसी हमें देखने के लिए मिलती है BF3 में, और टेट्रा कोवैलेंसी हमें कार्बन में देखने के लिए मिलती है। आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द s ऑर्बिटल टू द p ऑर्बिटल। इसमें होता क्या है, s ऑर्बिटल से उछल के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला जाता है यहां पे। ठीक है, सो उससे क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और बॉन्डिंग आराम से एक्सप्लेन की जा सकती है। ठीक, सो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, सो हम 2s2 और 2p2 को बना लेते हैं इस तरीके से। ध्यान से देखिए, ये है 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा सा हमको बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, अब देखिएगा यहां हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसमें ये है। तो यहां तो मुझे सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, बट होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर आ जाता है एक्साइट होके। ठीक है, तो यहां से वो हटा और यहां पे वो आ गया। ये अब कितना हो गया, देखो क्या लिखा है यहां पे, कार्बन इन CH4 हमारा टेट्रा कोवैलेंसी, तो 4 की कोवैलेंसी आ गई। अब एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो अपने बॉन्ड बना लेगा। कितने हो गए कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। और कैसे हुआ था, यहां का इलेक्ट्रॉन एक जंप करके, और जो P का 2pz खाली पड़ा हुआ था उसमें जाके बैठ गया इसमें से, और इस तरीके से CH4 का हो गया। ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आया, उसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके वहां पे शेयरिंग कर ली। ठीक है, फिर आगे
द स्टेट ऑफ एटम बिफोर द प्रमोशन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन कूदा नहीं था तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन कूद के आगे पहुंच जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हमारा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, सो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कूद के आगे जाना एक्साइटेड स्टेट, और यहीं रहना, अभी कूदा नहीं है, तो उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, आगे। However, in the excited state of beryllium, one of the two unpaired electron is present in 2s orbital and is in 2p orbital. तो 2s और 2p में आपको unpaired electron मिल जाएंगे बेरिलियम में। Hence, during the formation of BeCl2, the overlapping of orbitals should take place between sp and pp orbitals that are non-identical. तो ये बड़ा एक अच्छा केस है जहां पे BeCl2 में, ध्यान से देखिए, BeCl2 में बेरिलियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, 1s2 2s2, 2 इधर 2 इधर और खाली p ऑर्बिटल। ठीक है, और p ऑर्बिटल तो खाली है इसमें, तो क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन एक जंप करके इधर आ जाता है। तो ये कैसा हो जाता है, यहां एक है और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे आ गया इसमें। अब आएगा क्लोरीन, है ना, तो आप देखो ये क्या है, दिस इज 1s2, ये है 2s2, सो 2s एंड दिस इज 2p, ये 2p है। अब क्लोरीन जब आएगा तो क्लोरीन का क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये कितना हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 3p5। तो 3s2 3p5 को कैसे दिखाओगे आप, ये है 3s और ये है 3p, 1 2 3 4 5, ठीक है, वहां 5, तो एक क्लोरीन का ये है। ऐसे ही एक और क्लोरीन है, क्योंकि हमारा कंपाउंड क्या बन रहा है, BeCl2, तो एक क्लोरीन तो इधर आ जाएगा और अपना वो एक इलेक्ट्रॉन को यहां शेयर कर देगा। ठीक है, सो यहां पे हमने Cl को लेके आए और उसका एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। ऐसे ही एक और Cl को आप लो और उस Cl को भी आप यहां बना दो। तो अब देखो आप बॉन्डिंग कैसी हो रही है, इसके S की, बेरिलियम के S की, और क्लोरीन का तो P ही है, P के बीच में तो sp, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा वो sp ओवरलैपिंग होगा, और जो इससे बॉन्ड बनेगा क्लोरीन का वो p के साथ बन रहा है, तो 2p और 3p के बीच में, तो दैट वुड बी अ pp ओवरलैपिंग। ठीक है, सो इसीलिए एक sp और एक pp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हमें देखने के लिए मिलती है इन द केस ऑफ BeCl2। ठीक है, और ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। क्लियर हुआ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। But the bonds in BeCl2 are found to be identical in all respects. Similarly, in BF3, the 3 BF bonds and 4 CH4, the bonds are identical. वो जो 3 BF के bonds हैं, हमारा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड CH4 मीथेन, इसमें bonds identical होते हैं। ठीक, in order to explain the identical nature of the bonds, concept of hybridization and hybrid orbitals has come into existence. और बॉन्ड्स का यही नेचर समझाने के लिए कि भाई कैसा नेचर है, आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल है, ये सब समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट जो है वो दिया गया है। इसके लिए हमारा एक अलग से लेक्चर होगा बॉन्ड्स के बाद, जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको एक हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मिलेगा। ठीक, चलिए अब आपको यह बताया जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अपने वीडियोस को आप सीक्वेंस में कैसे देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल पे आप पहुंचे, वहां पे JEE फाउंडेशन, JEE नहीं भी लगाएंगे तो फाउंडेशन केमिस्ट्री सीधा डाल दीजिए। फाउंडेशन केमिस्ट्री नीट और JEE दोनों के लिए कॉमन है, तो फाउंडेशन केमिस्ट्री डाल के और उसमें फिल्टर्स में प्लेलिस्ट सेट कर दीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सीक्वेंस में वीडियोज होंगे। अगर नहीं मिल रही है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कोर्सेज दिखेंगे। इन कोर्सेज में आप IIT JEE और नीट दोनों को देख सकते हैं, और ये दोनों में आपको केमिस्ट्री का IIT JEE फाउंडेशन और नीट के लिए नीट फाउंडेशन मिलेगा, जो कि दोनों में कॉमन होगा। तो JEE फाउंडेशन एंड नीट फाउंडेशन इज कॉमन
केमिस्ट्री, आप यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कोर्स ओपन होगा जिसमें कोर्स की पूरी डिटेल्स दी होंगी और नीचे चैप्टर्स होंगे। तो चैप्टर्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा और उसमें टॉपिक वाइज पूरे वीडियोस एक सीक्वेंस में डले होंगे। आपको जो वीडियो देखना है आप उस पर क्लिक करके और आगे उस वीडियो को देख सकते हैं। जितनी बार देखना है उतनी बार वीडियो को देखा जा सकता है। मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेडबलई और नीट और उनकी बेसिक से प्रिपरेशन दैट इज फाउंडेशन कोर्स, ये सब आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स, IIT JEE एंड नीट चैनल। थैंक यू।